ज़ियाबतीस असल में है क्या? ज़ियाबतीस से इस वक्त ये एक आलमी वबा की शक्ल अख्तियार कर रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये 20 साल की उम्र के बाद के लोगों में पाई जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन कैसे इस शुगर की तरफ जाने से अपने आप को रोक सकती हैं? प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ है, उसकी डायग्नोसिस के जो वैल्यूज़ है वो थोड़े से डिफरेंट है। सबसे यंगेस्ट एज कौन सी है जिसमें शुगर हो गई है? बच्चों का गैर इरादी तौर पे आपको उसका इंटेंशन वेट लॉस हो रहा हो, बच्चों के यूरिनरी सिम्टम ज़्यादा आ रहे हों, तो ऐसी सूरतों में हमें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ज़हनी दबाव जो है, स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, वो भी शुगर की एक वजह बनती है। डेफिनेटली जो स्ट्रेस है, आपके जो कम फिज़िकल एक्टिविटी है, आपकी जो पुअर लाइफस्टाइल है, आपका जो गैर सेहतमंद ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ का सबब बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अज़रा आलम और आप देख रहे हैं केयर प्लस। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से लाखों ज़िंदगियों को मुतासिर कर देती है। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़, ज़ियाबतीस, शुगर। इसमें सिर्फ खून में शुगर का बढ़ जाना नहीं है, बल्कि ये आपके गुर्दों, दिल, आँखों और असाब तक को पेचीदगी से मुतासिर कर देने वाली बीमारी है। आज इसी मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली वसान, जो कि एक मारूफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और आज हम उनसे इस बीमारी को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू था जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली सबसे पहला सवाल ही मैं ये करना चाहती हूँ कि ज़ियाबतीस असल में है क्या, और इसके वर्ल्ड वाइड फिगर्स क्या हैं, ये कितनी तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड, जो आप बताना चाहते हैं। बेसिकली सबसे पहले कि ज़ियाबतीस यानी जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, यानी शुगर का मर्ज़, ये इस वक्त आलमी वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस वक्त जो IDF के 2025 की डेटा पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक 589 मिलियन जो पीपल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख अफराद वो हैं जो कि ज़ियाबतीस का शिकार हैं, जो कि डायग्नोस्ड है। और इसके अलावा 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख वो अफराद हैं जो कि ज़ियाबतीस का शिकार हैं, लेकिन उनको अपनी ज़ियाबतीस के बारे में इल्म नहीं है, या उनकी शुगर्स जो हैं वो इम्पेयर्ड हैं। तो जो ज़ियाबतीस है इस वक्त ये एक आलमी वबा की शक्ल अख्तियार कर रही है पूरी दुनिया में, स्पेशली वो ममालिक जो गरीब ममालिक हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, ये उनके अंदर हर 5 में से 4 लोगों को ज़ियाबतीस का शिकार है। तो सर ऐसा क्यों है? अब जो 3 करोड़ आवाम है जिसको शुगर है, इसमें से मतलब एज फैक्टर्स क्या हैं? बच्चों में ज़्यादा है, बूढ़ों में, या कौन सा एज है जिसमें ये ज़्यादा पाई जाती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे हमने कहा ज़ियाबतीस का मकसद है कि आपके खून के अंदर मुसलसल अगर आपकी शुगर लेवल्स एक सर्टेन लिमिट्स होती हैं, जिनको अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन या WHO ने क्लासीफाई किया हुआ है, उसके हिसाब से हम अगर खून की वो लेवल्स आपके जिस्म में ज़्यादा रहें मुसलसल, तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ कहते हैं। इसकी उमूमन बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इकसाम पाई जाती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, जिसकी शरह 90% से ज़्यादा है। उमूमन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये 20 साल की उम्र के बाद के लोगों में पाई जाती है, लेकिन उससे कम उम्र में भी ये हो सकती है। उसके अलावा एक और किस्म है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो उमूमन बच्चों के अंदर होती है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता ये है कि आपकी बीटा सेल्स जो हैं उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, तो वो अक्सर बच्चों को मुतासिर करती है, जिनको लाइफ लॉन्ग हमें इंसुलिन पे रखना पड़ता है। तीसरी किस्म डायबिटीज़ की है जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि हामिला ख़वातीन को मुतासिर करती है। वो ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान रोने का रिस्क ज़्यादा होता है। जब प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो बेबी डिलीवर करने के बाद बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी वो डायबिटीज़ टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। उसके मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें देखना लाजमी होता है। उस रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम अर्ली स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए।
स्पेशली वो अफराद जिनकी फ़ैमिली में डायबिटीज़ चल रही हो, उनके सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में, वालदेन में कोई ज़ियाबितस का शिकार हो तो उन लोगों को ज़्यादा हो सकती है। वो लोग जो जिनका वज़न उनकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा हो, BMI, उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। वो ख़वातीन जिनको कभी हमल में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हुई हो तो ऐसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। या वो लोग जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना हो, एक्सरसाइज ना करते हों, या उनका ईटिंग पैटर्न बुरा हो, यानी उनका शाहाना तर्ज़ अमल ज़िंदगी का हो, तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मुतासिर करती है। बिल्कुल। ये बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन कैसे इस शुगर की तरफ जाने से अपने आप को रोक सकती हैं? हाँ, सबसे पहले ये होता है कि अगर ऐसी ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो या उनका वज़न अपनी हाइट के हिसाब से ज़्यादा हो, तो गाइडलाइंस कहती हैं कि ऐसी ख़वातीन को प्रेगनेंसी के स्टार्ट पे ही, जिसको हम एंटीनेटल विज़िट कहते हैं, गायनी ऑप्स के विज़िट में, उस पे अपनी बेसलाइन पे शुगर्स चेक करनी चाहिए। ठीक है। और क्योंकि अगर उस वक्त कुछ और मखसूस टेस्ट होते हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली हम उसमें 75 ग्राम OGTT होता है, उसमें हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ है उसकी डायग्नोसिस के जो वैल्यूज़ है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जो आम इंसान के अंदर हम डायबिटीज़ की डायग्नोसिस करते हैं उसमें तो वैल्यूज़ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो हम सजेस्ट करते हैं, स्पेशली ये आजकल प्रैक्टिस में भी है, जब भी कोई फ़ीमेल प्रेगनेंसी उसकी कंफर्म हो जाती है तो एंटीनेटल विज़िट्स पे उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें ब्लड शुगर को भी अब शामिल किया गया है ताकि अर्ली एक डायग्नोस किया जा सके। अगर अर्ली हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चीज़ें मिलती हैं तो हम अर्ली उसको मैनेज कर सकें ताकि माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकें। बिल्कुल। सर, बड़ों में चलें आपको पता चल जाएगा आपके अंदर शुगर के कुछ सिम्पटम्स आपको शो हो रहे हैं। बच्चों में कैसे पता चलेगा और सबसे यंगेस्ट एज कौन-सी है जिसमें शुगर हो गई है? हाँ, बेसिकली डायबिटीज़ के ना कुछ अलामात होती हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि छोटे पेशाब का बार-बार आना, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, प्यास का ज़्यादा लगना, अनइंटेंशनल वेट लॉस, गैर इरादी तौर पे आपका वज़न कम हो जाए, ज़ख्मों का देर से भर जाना, और अगर किसी को लेट डायबिटीज़ हो तो आँखों में सफ़ेद मोतियाँ बन जाना, हर वक्त थके-थके रहना, इस तरह की कोई भी सिम्पटम्स हों, बच्चों के अंदर उनकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती हो, बच्चों का गैर इरादी तौर पे आपको उसका इंटेंशन वेट लॉस हो रहा हो, बच्चों के यूरिनरी सिम्पटम्स ज़्यादा आ रहे हों, तो ऐसी सूरतों में हमें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर वो डायबिटीज़ वहाँ पे डायग्नोस हो जाती है तो अर्ली इंटरवेंशन करके हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं डायबिटीज़ की उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। स्पेशली टाइप 2 में ये होता है कि जब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, पेचीदगियाँ, तब जाके मरीज़ों को एहसास होता है कि दे वर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, वो ज़ियाबितस का शिकार थे। तो ये बताएं कि जैसा आपने बताया ना कि 1 करोड़ से कुछ फिगर्स हैं जिनको नहीं इल्म के वो ज़ियाबितीज़ या डायबिटीज़ का शिकार हैं, और उनको ये सिम्पटम्स भी हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, वेट लॉस हो गया है, जो आपने अभी सिम्पटम्स बताए। तो क्या नॉलेज की कमी है कि उनको ये सिम्पटम्स, उनको पता है कि एक चीज़ मेरे अंदर जो है वो नॉर्मल नहीं है, जो होनी चाहिए नॉर्मल, फिर भी उनको क्या क्यों नहीं पता चल रहा? एक्चुअली जो सबसे बड़ी वजह है ना वो है डायबिटीज़ की एजुकेशन। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो फुकदान है वो डायबिटीज़ की या ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रायोरिटीज़ का है। हमारे लोगों की जो प्रायोरिटी है ना वो हेल्थ कम है और बाकी चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी में आती हैं। तो इसकी हमें मैस स्क्रीनिंग करनी चाहिए, मैसिव स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्पेशली वो अफराद जिनके अंदर इनमें से कोई भी सिम्पटम्स हो, या उनकी फैमिली में डायबिटीज़ चल रही हो, या उनका वज़न उनकी हाइट से, जिसको हम BMI कहते हैं, अगर वो ज़्यादा हो तो ऐसे लोगों को अपनी स्क्रीनिंग बज़ात ख़ुद करानी चाहिए। अगर उनकी ब्लड शुगर्स रेंज से बाहर जा रही हैं तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो एक क्वालिफाइड मुस्तनिद डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करें। और हमें अपनी मीडिया में इस चीज़ को भी बनाना पड़ेगा, स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, वहाँ पे हमें स्पेशल सेशंस रखने पड़ेंगे एजुकेशन के लिए, और जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए हमें एजुकेशन बनाने पड़ेंगे, सेमिनार्स अरेंज करने पड़ेंगे जहाँ पे हम लोगों को बता सकें। क्योंकि जो ये ज़ियाबितस है ये एक आलमी वबा की शक्ल अख्तियार करने जा रहा है, स्पेशली गरीब ममालिक के लिए। इस वक्त जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो 33% पॉपुलेशन है वो ज़ियाबितस का शिकार है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2050 में IDF और WHO के हिसाब से कि वो डबल हो सकती है। अगर हमने अर्ली अभी इंटरवेंशन नहीं ली तो कुछ सालों के बाद ये वबा और शदीद शिकल अख्तियार कर सकती है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्की सतह पर या हमारे यहाँ पर क्या इसके बारे में कोई रोकथाम के लिए कोई कोशिशें की जा रही हैं
या लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ किया जा रहा है? अभी नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने शुरू किया है, जहाँ पे हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसके अंदर हमारी डायबिटीज़ भी आती है, उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है कि हम इसकी कैसे मैसिव स्क्रीनिंग करें। स्पेशली हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से पहले अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि ज़ियाबीतस को डेवलप ही ना होने दें, तो अभी एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में एक सोसाइटी है, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, जो कि इस पे काम कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन है, वो भी इस पे काम कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक और सोसाइटी है जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन डायबिटीज़ पे काम कर रही है। अभी ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। होपफुली अगर हम इनको थोड़ा सा और सीरियस लिया और मैसिव लेवल पे इसको ले गए, तो हो सकता है कि हम इस डिज़ीज़ पे कंट्रोल कर सकें। ट्रू। ये बताएं कि एक हेल्दी इंसान है, उसका बीएमआई भी परफेक्ट है, उसकी डाइट भी ठीक है, क्या फिर भी उसको अपना ये शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए? क्या स्क्रीनिंग करवानी चाहिए और कितने अरसे में करवा लेनी चाहिए? देखिए, जेकर अगर फैमिली हिस्ट्री है और उसके बाद भी आपका बीएमआई ठीक आ रहा है, आपको बाकी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो वंस अ ईयर आप अपनी फास्टिंग शुगर चेक कर लिया करें। अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आती है, तो यू विल बी कंफर्टेबल, आप आराम से अपनी बाकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर्स फास्टिंग स्पेशली मोर देन 100 चली जाती हैं, तो फिर आपको बाकी वर्कअप करना पड़ेगा ताकि अर्ली हम इंटरवेन कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रिवेलेंस है शरह ज़ियाबीतस की, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक स्क्रीनिंग टूल है जिसको हम अर्ली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो यूटिलाइज़ हो जाएगा तो एडिड बेनिफिट होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा हमें। बिल्कुल। अच्छा, किसी भी बीमारी की हम बात करते हैं तो उसके साथ मिथ्स और फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि आपका गलत तर्ज ज़िंदगी और ज़हनी दबाव जो है, स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं, वो भी शुगर की एक वजह बनती है? बिल्कुल, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स थे, जिसमें वेट है, लाइफ़स्टाइल है, डाइटरी पैटर्न्स हैं, जैसे हमारा जो खाने पीने का शाहाना स्टाइल है, या हम जो शुगरी चीज़ें होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स, उनको बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल होता है। मीठे का इस्तेमाल बहुत बेदरेग हो रहा है। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, ना एक्सरसाइज़ है, ना हम रूटीन में वॉक करते हैं। अगर और इसके अलावा जो हमारे इन्फ्लेशन थी, महंगाई की वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो डेफ़िनेटली जो स्ट्रेस है, आपके जो कम फिज़िकल एक्टिविटी है, आपकी जो पुअर लाइफ़स्टाइल है, आपका जो गैर सेहतमंद ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ का सबब बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अभी आपने बताया कि डायबिटीज़ खाने पीने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, कि आप गलत खा रहे हैं तो वो आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाती है। तो किन गलतियों से परहेज़ करना चाहिए खाने पीने की चीज़ों के दौरान? अब खाने पीने में जो सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर्स हैं ना हमारे, वो हैं एक कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ते का ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या वो अशिया जिनके अंदर चीनी, शक्कर, गुड़, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपको ज़ियाबीतस की तरफ लेके जा सकती हैं। आपकी ओबेसिटी यानी मोटापे का सबब बन सकती हैं। मोटापा बज़ात ख़ुद एक बड़ा पेंडेमिक यानी आलमी वबा बनने जा रहा है, क्योंकि ज़ियाबीतस और मोटापा ये लाज़िम मलज़ूम चीज़ें होती हैं। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनका जो बेदरेग इस्तेमाल है, जो आप शुगरी ड्रिंक्स देखेंगे, हर डाइट के साथ, हर खाने के साथ आप शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, उनका बेदरेग इस्तेमाल हो, तो ये, और या बहुत ज़्यादा आपकी जो ऑयली चीज़ें होती हैं, वो आप अगर बेदरेग इस्तेमाल करें, जितनी आप कैलोरीज़ लेते हैं, आप उतनी कैलोरीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। वो जो एक्सेस कैलोरीज़ जाती हैं, वो फिर बॉडी में जाके आपके रेजिस्टेंस का, मज़ाहमत का सबब बनती हैं इंसुलिन के लिए, जो फिर जाके आपके अंदर डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनके इंटेक से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम डायबिटीज़ के मरीज़ों को कहते हैं कि उनको अपनी ग़िज़ा को एक बैलेंस डाइट में लेके आना पड़ेगा। हम उनको हरगिज़ नहीं कहते कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कर दें। हम उनको कहते हैं कि कुछ ग़िज़ा हैं जिनको अपनी डाइट से चेंज कर लें और कार्बोहाइड्रेट की जो मिक़दार है उसको कम कर दें। जैसे हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हम प्लेट बनाते हैं, डाइट की प्लेट, तो हम उनको मशवरा देते हैं कि प्लेट के 4 हिस्से बनाएँ, उसमें से 2 हिस्से के अंदर आपका सैलेड होना चाहिए और 1 हिस्से के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बाकी हिस्से में आपका प्रोटीन और बाकी जो फैट्स हैं उनका कंपोनेंट होना चाहिए। स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिनके अंदर आपकी शुगर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी क्वांटिटी को हम कम करा देते हैं। हम कहते हैं कि जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम कर दें।
ये जो हम उमूमन आपने देखा होगा नान और सफ़ेद आटे की रोटी का इस्तेमाल करना, इसकी हम क्वांटिटी को कम कराते हैं, राइस की क्वांटिटी को हम कम करते हैं, हम ख़त्म नहीं करते। हम उनको कहते हैं कि अपनी कैलोरीज़ को कम करें। अगर एक नॉर्मल इंसान 70 केजी का वेट है, उसकी रिक्वायरमेंट 2000 से 2500 किलो कैलोरीज़ हैं, तो हम ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं कि अपनी ग़िज़ा को थोड़ा सा कम करें। 500 से लेके 800 जो किलो कैलोरीज़ हैं उसका डेफिसिट होगा और कार्ब्स की क्वांटिटी कम होगी, तो उसके साथ जो है ना अपनी उनकी शुगर्स को भी बेहतर बना सकते हैं और उसके साथ जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हम डिले या अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने बात की कि ओबेसिटी और शुगर का आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता कह लें कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक बंदा ओबीज का शिकार है और ही वांट्स टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, और अब उस बेचारे को आपने कह दिया कि आपने एक पोर्शन फूड खाना है, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करेगा? इसमें क्या साइकोलॉजी भी इसकी ऐड होगी उस बंदे की? हाँ, डेफिनेटली देखें, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, जो BMI जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, ये जो साउथ एशियन लोग हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनकी वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट एंड डिफरेंट है। जैसे हम कहते हैं यूरोपियंस या USA के लोगों में 25 से ऊपर हम ओवरवेट कहते हैं, लेकिन हम जो साउथ ईस्ट एशियन लोग हैं हम 23 के बाद ओवरवेट हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जेनेटिक्स में ये जो प्रिवलेंस है डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है, तो हमें और मोहतात होने की ज़रूरत पड़ती है। हम ऐसे लोगों को कहते हैं जिनका वेट ज़्यादा हो, तो वो अपनी डाइट के पोर्शन में डाइट में पहले सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो उसके बाद उनका जो ज़्यादा स्टमक का पोर्शन है वो सैलड से होगा। उसके बाद वो अपनी बाकी जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ले सकते हैं, इसके नतीजे में वो अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, डेफिनेटली ओबेसिटी हो तो उसके साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। इसमें बिहेवियरल थेरेपी का बहुत बड़ा किरदार है। सिर्फ हमें डाइट नहीं, डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी और बिहेवियरल चेंजेस भी हमने मॉडिफाई करनी होती हैं। अगर कोई डिफरेंट स्ट्रेसेस से सफ़र कर रहा है तो उन स्ट्रेसेस को भी सेटल डाउन करने की कोशिश करनी है। जब हम स्ट्रेसेस को कम करेंगे, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे, उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, तो सारे ऐसे अफराद जो कि ओवरवेट या ओबेसिटी से मुतासर हैं वो इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं इंसुलिन की। अगर हम बात करें कि आम आवाम में एक खौफ पाया जाता है इंसुलिन को लेकर के, ये वाकई में आखिरी मरहला है? नहीं, देखें, आप अगर देखें तो हर वक्त हर इंसान के अंदर एक कुदरती तौर पे इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है जो कि आपके शुगर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये बहुत बड़ी मिथ थी कि जी इंसुलिन आखिरी इलाज है, इंसुलिन से गुर्दे ख़त्म हो जाएंगे, इंसुलिन से फला हो जाएगा। ये सारी सिर्फ एक मिथ थी, इनका कोई वजूद नहीं है हकीकी दुनिया में। अगर आप किसी को देखेंगे तो सबसे अच्छा इलाज इंसुलिन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर आप हमारे पास 2 ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट करने के। सबसे पहले होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद ड्रग्स आती हैं। उसमें ओरल एंटी डायबिटिक्स आती हैं और इंजेक्टेबल्स आते हैं। इनिशियली अगर आपकी शुगर्स HbA1c जिसको हम कहते हैं 3 माह की औसतन शुगर होती है, वो अगर 9 से नीचे है तो हम लाइफस्टाइल के बाद ओरल एंटी डायबिटिक्स से शुरू करते हैं, फिर शुगर्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट जो 2 से 3 ओरल एंटी डायबिटिक ले रहे हों, फिर भी उनकी शुगर्स कंट्रोल ना हो रही हो, तो फिर हम उनको इंसुलिन ऐड करते हैं। या वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग जिनकी शुगर को सालों गुजर चुके हैं, उनके अंदर ऑस्मोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, उनका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर हम इंसुलिन शुरू कर सकते हैं। इंसुलिन सबसे अच्छा ऑप्शन है। हमारे पास इंसुलिन के बहुत एनालॉग्स भी हैं, ह्यूमन इंसुलिन्स भी अवेलेबल हैं। तो इसके बारे में जो मिथ है, इसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं है कि ये आखिरी इलाज है। अगर कहें ये सबसे अच्छा इलाज है तो ये इंसुलिन के बारे में कहना बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। अक्सर हम यही सोचते थे, मैं तो यही समझती थी कि जो मोटे अफराद हैं वो ही शुगर का शिकार हो सकते हैं। ये तो मुझे अब बाकी पता चला कि शुगर में कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले भी, उनको भी शुगर हो चुकी है। तो आप अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में कोई भी शुगर पेशेंट नहीं रहा, बट उनको शुगर हो गई है। इन लोगों की क्या वजूहात होती हैं कि इनको शुगर हो जाता है? अब जैसे हमने जिक्र किया था पहले कि डायबिटीज़ में एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ठीक है, टाइप 1 में बेसिकली इम्यूनिटी का किरदार होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत का। आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं आपके पैनक्रियाज को अंदर बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन बनती है, वो उसको डैमेज कर देते हैं। तो उसके ऐसे लोगों के अंदर जो है आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और उन लोगों का आप अगर देखेंगे BMI या उनका वज़न देखेंगे वो कम होगा, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। जो मोटे अफराद के अंदर या वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके अंदर जो ज़ियाबितस है वो ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस पाई जाती है। अभी रिसेंटली इसी साल में एक नई डायबिटीज़ भी लेबल हुई है जिसको कह रहे हैं टाइप 5 डायबिटीज़। ठीक है, बेसिकली टाइप 5 डायबिटीज़ में ना टाइप 1 वाले लोग होंगे ना टाइप 2 वाले होंगे। इसके अंदर वो अफराद हैं
जो मेल नॉरिश थे, यानी वो लोग जो पैदाइशी वक्त के बाद उनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं थी, जब न्यूट्रिशन उनकी अच्छी नहीं थी, देवर मेल नॉरिश, तो उनके अंदर पेनक्रियाज की डेवलपमेंट नहीं हो पाई। पेनक्रियाज की डेवलपमेंट नहीं हो पाई तो वो लोग जो ज़ियाबितस का शिकार हैं, उसको 2025 में ही इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने टाइप 5 डायबिटीज़ का नाम दिया है। तो इस पे भी अभी काम चल रहा है कि जैसे कि साउथ एशिया के कंट्रीज़ में जो गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन के केसेस भी ज़्यादा हैं। तो हमें तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि अपकमिंग फ्यूचर में आपके पास टाइप 5 डायबिटीज़ के लोग भी ज़्यादा डायग्नोस हों। एग्जैक्टली तो उसके उन पेशेंट्स के लिए क्या तजवीज़ किया जाता है? उन पेशेंट्स के लिए हम करते हैं कि जब हम उनकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं वो मेजर करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती तो उनकी इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती तो फिर ऐसे लोगों के अंदर इंसुलिन का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उनके अंदर तो इंसुलिन प्रोडक्शन है ही नहीं, पेनक्रियाज डेड है, डैमेज्ड है, वहाँ से बीटा सेल्स नॉन फंक्शनल हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन है। ऐसे लोगों को उमूमन 4 मरतबा इंसुलिन गाइड की जाती है। एक इंसुलिन होती है बेज़ल इंसुलिन, और साथ में हम बोलसेस देते हैं जो कि हर खाने के साथ हैं। हम कोशिश करते हैं, जैसे अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है आपके जिस्म में इंसुलिन की प्रोडक्शन का, उसी चीज़ को कॉपी करते हुए हम बच्चों को या वो अफराद जो टाइप 1 डायबिटीज़ लेट भी डायग्नोसिस होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बेज़ल बोलस की इंसुलिन पे एडवाइस करते हैं और शुगर्स को मैनेज करते हैं। ओके तो ये बताएं कि अगर शुगर हम कंट्रोल नहीं करता कोई भी इंसान, तो लॉन्ग टर्म उसके क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था कि अगर हमारी शुगर्स अनकंट्रोल रहती हैं लंबे अरसे के लिए, जैसे टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर वो 5 साल से ज़्यादा आपकी शुगर्स अनकंट्रोल रही हैं, तो आपके जिस्म के अंदर सर से लेके पाँव तक शुगर की बहुत सारी पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं। हम मेडिकली इसको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है मैक्रोवेस्कुलर जो बड़ी शरीयानों को इन्वॉल्व करती है, एक होती है माइक्रोवेस्कुलर जो कि छोटी शरीयानों को इन्वॉल्व करती है। हम मैक्रोवेस्कुलर में कहते हैं कि स्ट्रोक होना, फालिज का हो जाना, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दिल का दौरा पड़ जाना, गैंग्रीन हो जाना, हाथ पैर की नस बंद हो जाए, काला हो जाए और एम्पुटेशन काटने की नौबत आ जाती है। ये मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। उसी के साथ माइक्रोवेस्कुलर होती हैं जो छोटी नर्व्स को, ये छोटी शरीयानों को इन्वॉल्व करती है, जिसमें आँखों को मुतासर करती है। हम रेटिनोपैथी कहते हैं, आँखों में सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया बनना या आँखों के पर्दे का ख़राब हो जाना, ये उसमें आता है। उसके अलावा न्यूरोपैथी होती है, हाथ पैर का सुन्न होना, ज़ख़म बन जाना, हत्ता कि जब पेशेंट्स को आइडिया ही नहीं होता, उनके ज़ख़म इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ें काटने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके अलावा नेफ्रोपैथी जिसमें गुर्दे मुतासर होते हैं, इनिशियली आपके पेशाब में ज़्यादा झाग आती है, प्रोटीन लूज़ होती है और अल्टीमेटली पेशेंट जो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ डेवलप कर पाते हैं, तो उनके गुर्दे मुतासर हो जाते हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का एक और न्यूरोपैथी का पार्ट है जिसमें आपको गैस्ट्रोपैरेसिस, स्टमक आंतों के मसले पैदा हो जाना, पोस्टरल हाइपोटेंशन का बैठ के खड़े हो लोगों को कुछ चक्कर आते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन, वो ऑटोनॉमी का हिस्सा है। तो ये सारी पेचीदगियाँ हैं जो कि शुगर के मरीज़ में होती हैं अगर शुगर का मरीज़ अपनी शुगर्स को कंट्रोल ना करे तो। इसीलिए एक बहुत बड़ा ट्रायल किया गया था यूके में, यूके पीडीएस ट्रायल के नाम से। उसने कहा था कि अगर आपके एक मरीज़ की HbA1c 1% रिड्यूस हो जाती है तो आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस को मोर देन 30% अपनी कॉम्प्लिकेशन से खुद को अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो और जितना अच्छा कंट्रोल हो, तो आप ज़ियाबितस के मरीज़ भी आम इंसान की तरह सेहतमंद और अच्छी और फ़ाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये वही बात है ना कि डायग्नोस तो तब हो जब हम जाएँ। पाकिस्तान की आवाम का तो आपको पता ही है, पहले वो अवॉइड करते हैं कि घर से हम कुछ टोटके आजमा लें, शायद हम ठीक हो जाएं। फिर जब वो बात बिगड़ जाती है फिर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें तो डेफिनेटली एजुकेशन की कमी है, नॉलेज की कमी, उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा है इस बीमारी के बारे में। तो ये बताएं कि जब एक शुगर पेशेंट फॉर एग्जांपल उसको कोई जख्म आ गया है, वो क्योंकि भरता नहीं है जल्दी, उसके अंदर एबिलिटी ये कम होती है, तो बात वहाँ तक चली जाती है, क्या उसको हम रिकवर कर सकते हैं? क्या उसको कितनी कोशिश की जाती है कि उसको ठीक कर लिया जाए, काटने की नौबत ही ना आए? देखिए, डिपेंड करता है कि वो जो डायबिटिक वुंड है या जो पाँव में या कहीं पे भी जिस्म में ज़ख़म बना है उसकी नौयत कैसी है। उसमें भी मुख्तलिफ उसकी अल्सर्स की टाइप्स होती हैं। वो हम देखते हैं कि आर्टीरियल अल्सर है, वीनस अल्सर है या न्यूरोपैथिक अल्सर्स हैं, इस तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। अगर अर्ली पेशेंट ज़ख्मों के साथ, डायबिटिक फुट के साथ हमारे पास पहुंच जाए
और अगर हम स्ट्रिक्ट अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव कर लें, शुगर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लें, वूंड को हील करने के लिए हम अच्छी एंटीबायोटिक कवरेज दें, अगर वहाँ पे ऐसा कोई इशू जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है उसको अर्ली हम डिब्रॉयडमेंट करके उस ज़ख़म को हम वहाँ से क्लीन कर सकते हैं, तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को एम्पूटेशन से बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर ज़ियाबितस का शिकार हैं, या वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 हो, तो आप फ़ौरन से एक मुस्तनिद डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं। वो आपके शुगर्स को स्ट्रिक्टली बहुत सख्ती से कंट्रोल करेगा, आपके वूंड की केयर करेगा, तो आपके ज़ख़म कटने की नौबत से पहले भी सेव किए जा सकते हैं। और शुगर्स के मरीज़ को कहा जाता है कि उन्होंने अपने पाँव का ख़्याल ऐसे रखना है जैसे अपने चेहरे का, ठीक है? क्योंकि स्पेशली जब आपकी न्यूरोपैथीज़ होती हैं, आपको एहसास नहीं रहता पैरों के अंदर, तो आपको ज़ख़म बन जाते हैं। जब वो पेचीदा हो जाते हैं तब जाके आपको एहसास होता है कि मेरे पैरों में ज़ख़म बन चुके हैं। तो ये चीज़ें हम बहुत बड़ी लेवल पे प्रिवेंट कर सकते हैं, एम्पूटेशन को डिले और अवॉइड भी कर सकते हैं। जी, तो ये बताएं कि आज के दौर में डायबिटीज़ के जदीद इलाज और जो आप कह लें कि मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी है, वो किस हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और मरीज़ों की ज़िंदगियों को कितना बेहतर कर रही है वो? देखिए, अब तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस मैंने पहले ज़िक्र किया कि ज़ियाबितस में सबसे पहले लाइफ़स्टाइल है, उसके बाद ओरल एंटी डायबिटिक्स हैं, उसके बाद इंजेक्टेबल्स हैं। इंजेक्टेबल्स में एक इंसुलिन्स आती हैं और कुछ इंक्रीडिएंट बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि आजकल पूरी दुनिया में लोग वेट लूज़िंग के लिए कुछ इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली अब साइंस की डेवलपमेंट है। उसमें हमारे पास GLP-1s हैं, जिसमें स्पेशली सेमाग्लूटाइड अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास GLP और GIP की ड्रग है, टर्ज़पिटाइड, वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे वो पेशेंट जो कि ओबीस भी हैं, उनका वेट भी ज़्यादा है, ज़ियाबितस भी है, या वो जिगर या गुर्दे या दिल के मसाइल का शिकार हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर हम जदीद अद्वियात का इस्तेमाल करके उनके वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके जिगर भी जो चर्बी है उसको बेहतर बना सकते हैं, उनकी हार्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत सारे भी ऑप्शन हैं। ओरल एंटी डायबिटिक्स हो गई, इंसुलिन्स हो गई, इंजेक्टेबल्स में हमारे पास GLP-1 और GIP कॉम्बिनेशन की ड्रग्स अवेलेबल हैं, और अभी काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जिन पर इस वक्त रिसर्च की जा रही है। तो हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इवन उसके बाद हमारे पास मॉनिटरिंग का जो इशू था सबसे बड़ा, कि मरीज़ को बार बार प्रिक करना पड़ता है इंसुलिन के लिए भी और शुगर चेक करने के लिए भी। अगर हमारे पास वो बच्चे जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हैं, या वो अफराद जिनकी बार बार शुगर्स लो हो रही हैं, हाइपोग्लाइसीमियाज़ हो रहे हैं, या वो अफराद जो कि बार बार शुगर चेक नहीं करते, डिपेंडेंट होते हैं बाकी लोगों पे, तो ऐसे लोगों के लिए शुगर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास नई आलात डिवाइसेस भी मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं CGM, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ये डिवाइसेस पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हम ऐसे पेशेंट जो कि टाइप 1 के शिकार हो, तो ऐसे बच्चों को या ऐसे अफराद जिनकी शुगर्स को हमें बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना होता है, उनके अंदर हाइपो का रिस्क ज़्यादा होता है शुगर गिरने का, या ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर मॉनिटरिंग करनी होती है, तो वो छोटा सा सेंसर आता है, वो हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं आर्म में। वो उसकी लाइफ होती है 14 डेज़ की। उसको आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लें, या उसके साथ एक रीडर होता है, उसमें आपकी फ्रीक्वेंटली शुगर मॉनिटरिंग मिलती है। क्योंकि हम पहले करते थे जी आपकी फास्टिंग शुगर्स और पोस्ट प्रेंडियल कितनी है। आज दुनिया इस पे काम कर रही है कि आपकी टाइम इन रेंज शुगर कैसी है। टाइम इन रेंज का मकसद है कि 24 घंटे के अंदर आपकी शुगर्स कंट्रोल कितना टाइम रही। जिसके अंदर गेस्टेशन डायबिटीज़ हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, इन दोनों के अंदर डिफरेंट रेंजेस हैं, जिसमें आप अपने टारगेट सेट कर देते हैं कि ये मेरी लोअर लिमिट है, ये मेरी अपर लिमिट है। वो डिवाइस आपको 24 घंटे के बाद बताती है। मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट कर लें या रीडर पे देख लें कि गुज़श्ता 24 घंटे में आपने कौन सा खाना खाया, शुगर स्पाइक किया, किस टाइम पे आपकी शुगर लो हुई, किस टाइम पे शुगर आपकी कंट्रोल में रही। तो उसके ज़रिए आप अपनी टाइम इन रेंज को अचीव कर सकते हैं, और जितना अच्छा टाइम इन रेंज आपका होगा उतना आप कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड को कर सकते हैं। तो अब इस वक्त आपकी डायबिटीज़ की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत सारी एडवांसमेंट है। इवन टाइप 1 बच्चों के लिए इंसुलिन पम्प्स भी मौजूद हैं।
तो आप बच्चों को बार बार इंसुलिन के सिरिंज ना लगाएं, लेकिन उनकी थोड़ी सी कॉस्ट है। जैसे कि यूके है, वहाँ पे NHS उनको इंश्योरेंस देता है, अमेरिका में इसी तरह ही है। तो हमारे पास अब इंश्योरेंस का सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन जो बच्चे, जो फैमिलीज़ इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती हैं, तो हम इंसुलिन पंप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर हम डिवाइसेस अटैच कर देते हैं, शुगर के टारगेट्स हम उनको बता देते हैं, और उसी हिसाब से उन बच्चों की शुगर्स को मॉनिटर किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ओरल हों, इंजेक्टेबल्स हों, और अगर टेक्नोलॉजी में जाएँ तो हमारे पास CGM डिवाइसेस हैं, इंसुलिन पंप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। बिल्कुल, मैं यही अगला क्वेश्चन करने वाली थी कि अब पाकिस्तान में तबका, एक ऐसा तबका भी हमारे यहाँ है जो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये जो जिन डिवाइसेस की आपने जिक्र किया, ये जो पंप्स की आपने जिक्र किया, पंप्स का आपने बताया कि वो थोड़ी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं, तो जो डिवाइस है जो अटैच हो जाएगी, क्या वो भी अफोर्डेबल है? डिवाइस की कास्ट है, अगर देखा जाए तो एवरेज उसकी जो कास्ट है महाना, वो तकरीबन 25,000 रुपीज़ की है। ठीक है, क्योंकि सेंसर की जो लाइफ है वो 14 डेज़ की होती है, तो इसीलिए हम सारे पेशेंट्स को वो रिकमेंड नहीं करते। लेकिन वो पेशेंट जिनको ज़रूरत ज़्यादा होती है, या वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, या इवन हम कुछ लोगों को कहते हैं कि आप 1 या 2 महीने के लिए अफोर्ड कर लें, ताकि आप अपनी शुगर्स को देख लें, आपको अपनी डाइट्स का पता चल जाए, ताकि आप कमिंग फ्यूचर में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने शुगर्स को कैसे मैनेज करना है, कौन सी डाइट से अवॉइड करना है। तो हम मरीज़ों को कहते हैं कि 1-2 महीने के लिए लें, ताकि फिर इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। देखें, अक्सर हम कहते हैं करंट कॉस्ट का सोचते हैं, कभी हमने फ्यूचर कॉस्ट का नहीं सोचा। देखें, अगर हम अभी शुगर को कंट्रोल नहीं करें सिर्फ कॉस्ट की वजह से, खुदा न खास्ता 2 साल 4 साल के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, डायबिटिक फुट हो जाता है, एम्पुटेशन हो जाती है, तो आपकी जो मॉर्बिडिटी है, डिसेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें आज की कॉस्ट के लिए पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने वो सारे दोस्त जो इस सेशन को देख रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि अगर आपके पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं, तो आप उनको एक अच्छा सा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दें, उनको एजुकेट करें रिगार्डिंग डिजीज़, रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस, रिगार्डिंग टारगेट्स। थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे, हमारे पेशेंट इन चीज़ को जैसे समझ जाएंगे, तो वो फ्यूचर में जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो फ्यूचर की कॉस्ट होगी, फ्यूचर की जो डिसेबिलिटी का रेशो होगा, उसको हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, अभी हमने पहले बात की कि पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के, वो भी एक नॉर्मल और फाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो वो लोग जो शुगर से गुजर रहे हैं और वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, किन असूलों पर अमल करते हुए वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी? देखिए, हमने कुछ लोग होते हैं जिनको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ का मकसद है कि उनकी शुगर जो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस है उससे नीचे है, और जो लोअर लिमिट है प्री डायबिटीज़ की, उन दोनों के बीच में। जैसे मैं आसान अल्फाज में कहूँ, किसी की फास्टिंग शुगर 100 और 125 इस रेंज के अंदर आ रही है, या उनका HbA1c जो 3 माह की एवरेज है वो 5.7 to 6.4 है, तो ये प्री डायबिटिक है। तो ये लोग अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं अच्छी डाइट से, फिज़िकल एक्टिविटी से, और शुगर की मॉनिटरिंग के, और अपना वेट लॉस करके वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स ख़त्म भी कर सकते हैं। एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, डायबिटीज़ रिवर्सल, यानी अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है सेहतमंद ग़िज़ा, रोज़ाना फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या वॉक, वर्जिश का ज़िंदगी में मामूल बनाना। नंबर 3 पे फ्रीक्वेंटली शुगर्स को चेक करते रहना। अगर इन चीज़ों को आप प्री डायबिटिक पेशेंट अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो वो डायबिटीज़ से रिवर्स करके अपनी नॉर्मल और फंक्शनल एक फ़ाल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। इवन अगर कोई लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, वो भी एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं जो कि आपको स्पोर्ट्स में मिलेंगे, आपको मीडिया में मिलेंगे, जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि उन्होंने खाने पीने को अच्छा कंट्रोल रखा है, एक अच्छी वॉक, फिज़िकल एक्टिविटी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, तो दे हैव अ गुड हेल्दी लाइफ। तो सारे डायबिटीज़ के मरीज़ जो शुगर का शिकार हैं, अगर वो सेहतमंद ग़िज़ा खाते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, वो रोज़ाना एक्सरसाइज या वॉक या वर्जिश को ज़िंदगी का मामूल बनाते हैं, शुगर्स को फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं, तो वो भी एक फ़ाल और बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, आखिर में जो अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज यही होगा, इस वक्त जो ज़ियाबीतस है यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये एक आलमी वबा बनने जा रहा है। स्पेशली वो ममालिक जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, गरीब ममालिक हैं, जिसमें हमारे पाकिस्तान का भी शुमार है। अगर ज़ियाबीतस की शरह देखी जाए तो पाकिस्तान पहले नंबर पे है। तो मैं अपने देखने वाले सारे
जो सामीन और नाजरीन है उनको ये कहना चाहूँगा कि जितना अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ज़ियाबीतस का शिकार है या आपका वज़न आपकी हाइट से ज़्यादा है या ऐसी ख़वातीन जिनको कभी प्रेगनेंसी में शुगर हुई है, तो ऐसे लोगों को या जिनके अंदर ज़ियाबीतस की अलामात मौजूद हैं तो अपनी शुगर्स को चेक करें। अगर उनकी शुगर ज़ियाबीतस की रेंज के अंदर आ रही हैं तो जितना जल्दी हो सके एक मुस्तनिद डॉक्टर से मुलाकात करके अपनी ज़ियाबीतस को मैनेज करें, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर ज़ियाबीतस की शरह को कंट्रोल किया जा सके और मुस्तक़बिल में जो ज़ियाबीतस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, इवन हमारा इकोनॉमिक बर्डन जो ख़र्चा होगा, आपका कॉस्ट होगी मैनेजमेंट पे, उसको हम कम कर सकें। क्योंकि अगर हम अर्ली प्रिवेंशन पे काम करेंगे, हम अपने दोस्त अहबाब को डिस्कस करेंगे, अगर फैमिली में कोई ऐसा बंदा है उसको जल्दी एडवाइस करेंगे, तो उसके साथ आपका ये सदका जारिया भी होगा कि लोगों की अर्ली डायग्नोसिस होगी, अर्ली ट्रीटमेंट होगा और इस तरह हम अपने इकोनॉमिक बर्डन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों की ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने में अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, याद रखें कि ये जो डायबिटीज़ है ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि काबिल इलाज बीमारी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बर वक्त तशख़ीस हो, बेहतर इलाज किया जा सके और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतर तब्दीलियाँ लेके आई जाएँ। और अगर आपके किसी जानने वाले अपने अज़ीज़ या किसी को भी शुगर की कोई बीमारी है तो किसी अच्छे डॉक्टर से, माहिर से रब्ता करें ताकि वो उसको जल्द कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर अहमद अली वसान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौज़ू के ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया, आपने इस स्पेशल जो टॉपिक थी जो कि पेंडेमिक होता जा रहा है उस पर बात करने का मौका दिया। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।